आंखों को सभी बंद कर लें। ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। मेरुदंड सीधा, सिर सीधा, गर्दन सीधी। आंखें सहजता से बंद, कोमलता से बंद। तीन बार लंबी गहरी श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को शांत और शिथिल बनाएं, स्थिर बनाएं। ओमकार के उच्चारण के लिए लंबी गहरी श्वास भरें। ओम सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। आज सबसे पहले हम सबों ने ओमकार के मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र योग विद्या का एक आधार है। मंत्र कहते हैं मननात् त्रायते इति मंत्र। मंत्र की परिभाषा है मननात् त्रायते इति मंत्र, अर्थात मन के अंदर जो चंचलताएं हैं, जो तनाव है, उसे दूर करने की या उससे मुक्त करने की जो विद्या है, जो पद्धति है, वही मंत्र है। तो हम किसी भी शुभ कार्य को या किसी भी कार्य को अगर हम मंत्र के उच्चारण के साथ करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर, हमारे न्यूरॉन्स पर पड़ता है और मन शांत होता है, तन स्थिर होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हम सुबह सुबह घर में अलार्म लगाते हैं, सुबह जगने के लिए घड़ी में अलार्म डाल देते हैं। अगर हम अलार्म को बजा देते हैं, सुबह जगता है तो अलार्म की आवाज क्या होती है? ट्र ट्र ट्र। तो ट्र 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 जब होती है तो हम दिन भर हम ट्र 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 करते रहते हैं, नहीं? तो दिन भर हम परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, कार्य करते रहते हैं और टरटराते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप सुबह जगें तो ओमकार का उच्चारण करें, मंत्रोच्चारण करें, जिससे कि आपका तनाव मुक्त हो। आज सबसे बड़ी समस्या है तनाव की। जो कोरोना है, इस कोरोना के वजह से हम तनावग्रस्त हैं, हम भयभीत हैं,
हम पूरे कहते हैं हर क्षण हमारे अंदर भय बना रहता है, किस चीज को हम छुएंगे, कहां से कोरोना क्या करेगा। हम डर रहे हैं, काफी एंजाइटी हो गया। देखिए, इसमें डरने की बात जरा भी नहीं है, इसमें घबराने की बात जरा भी नहीं है। सतर्कता और सावधानी जरूरी है। साथ ही अगर आप अपने दिनचर्या में योग को उतारते हैं, अपने जीवन शैली में योग को उतारते हैं, तो आपकी इम्यून सिस्टम काफी मजबूत होगी, काफी डेवलप होगी, और आप जो है किसी भी वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे और उसे हरा कर रहेंगे। कहते हैं जब हमारा शरीर है तो जीवन जीने के लिए शरीर की आवश्यकता है, और शरीर को जानने के लिए, शरीर को जानने के लिए हमें शरीर के आंतरिक अवयवों को जानना होगा, शरीर को गहराइयों से जानना होगा। अब हम चलते हैं, कहते हैं कि हमारा शरीर किस चीज पे आधारित है। अध्यात्म में कहते हैं कि हमारा शरीर क्या है भाई, जहां चित्त हो, मन हो, बुद्धि हो, है ना, वो शरीर है। हमारा शरीर किस चीज से चलता है? चित्त से, मन से, बुद्धि से। विज्ञान कहता है कि हमारा शरीर एनर्जी से चलता है। सच्चाई भी यही है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा प्राणायाम के बारे में कि देखिए श्वास कितनी बड़ी चीज है। श्वास सबके पास है, और बिना आपको हिले डुले, ऐच्छिक और अनैच्छिक रूप से आप चाह करके लें अथवा नहीं लें, श्वास हमेशा निरंतर चलते रहती है। नहीं, श्वास निरंतर चलते रहती है। उस श्वास के माध्यम से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कितना बढ़ा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एनर्जी हमें किस चीज से मिलता है। एनर्जी हमें किस चीज से मिलता है? देखिए, हमारा शरीर किस चीज से बना है? कोशिकाओं से बना हुआ है। 600 खरब कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर है, और उन 600 खरब कोशिकाओं को हमें स्वस्थ रखना है, प्राणवान रखना है, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। 600 खरब कोशिकाओं को हम स्वस्थ रखने के लिए कैसे क्या करेंगे? कहते हैं हमारे शरीर में क्या क्या है। हमारे शरीर में ग्लूकोज है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों जब हमारे सेल्स तक जाता है, हमारे पावर हाउस तक जाता है, तो वो जल करके एनर्जी उत्पन्न करता है। बिना ऑक्सीजन का आप याद रखिए, किसी चीज को आप जला नहीं सकते हैं। किसी भी चीज को जलाने के लिए, एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसके लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम ऑक्सीजन को इंटेक करें। हमारे अंदर क्या क्या है? पानी की मात्रा है, हमारे अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हमारे अंदर क्या है? ऑक्सीजन भी है। देखिए, योग को हम अगर चलते हैं तो योग को केवल थ्योरेटिकल नहीं है, योग एक प्रैक्टिकल का विषय है। योग को करने से, अनुभव करने से उसका प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है, आपके मन पे पड़ता है। अगर हम श्वास को सिर्फ पकड़ लेते हैं तो श्वास हमें पूरी तरह से स्वस्थ रख सकता है। आज हमारे यहां लोग श्वास लेने नहीं जानते हैं।
श्वास लेने के लिए नहीं जानते हैं, मैं इस बात को बोल रहा हूं। श्वास ऐच्छिक और अनैच्छिक है। हमें श्वास भरने की क्षमता कितनी है? 5 लीटर, 5 घन लीटर। हमारे 4.5 से 5 घन लीटर श्वास भरने की क्षमता हमारे फेफड़े की है, और हम उसका उपयोग करते हैं मात्र आधा घन-लीटर हम श्वास को भरते हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि आधा लीटर हम भरते हैं, 5 लीटर हमारी क्षमता है। हम उसको कैसे बढ़ाएंगे? प्राणायाम के माध्यम से बढ़ाएंगे। अगर हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे वह ऑक्सीजन हमारे पूरे सेल्स तक पहुंचेगा। अगर हमारे पूरे सेल्स तक पहुंचेगा तो वह सेल्स क्या होगा? मजबूत होगा, और हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा? मजबूत होगा। प्राणायाम में हम सबसे पहले यह कहें कि प्राणायाम नाक को पकड़ना ही प्राणायाम नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय से आप प्राणायाम यानी अपने श्वास के प्रति सजग हो जाते हैं, जिस वक्त आप अपने श्वास के प्रति सजग बन जाते हैं, वहीं से प्राणायाम की शुरुआत होती है। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण जोड़ आयाम, अर्थात प्राण का विस्तार। प्राण हम कहां से ग्रहण करते हैं? कॉस्मिक एनर्जी हम लेते हैं, बाह्य जगत से हम श्वास को भरते हैं, अंतःकरण में हम पहुंचाते हैं। अगर आप श्वास पे अपने मन को एकाग्र करेंगे तो आप विश्वास रखिए कि आप अपने इम्यून सिस्टम को काफी बूस्ट करेंगे, आप अपने समस्त तनाव से मुक्त बनेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप श्वास को भरते हैं, लंबी गहरी श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा जाती है, आपकी कोशिकाओं तक पहुंचती है, आपकी कोशिकाएं मजबूत होती है। जैसे ही आप श्वास को ज्यादा से ज्यादा भरते हैं या श्वास पे अपने मन को टिकाते हैं, आपका मन एकाग्र हो जाता है। मन हमारा क्या है? मन हमारा बंदर के तरह कूदता हुआ, जंप लगाता हुआ एक बंदर की भांति है। मन सर्वव्यापी है, लेकिन मन बहुत ही चंचल है। उस चंचलता को शांत करने के लिए अपनी एकाग्रता को श्वास पे लगाना होगा, श्वास पे सजगता को टिकाना होगा। श्वास पे अपनी एकाग्रता को टिकाना होगा। मैं चाहूंगा कि हम सभी आंख बंद करके थोड़ा प्रैक्टिकल करें। आंख बंद करके हम लोग अपने श्वास पे एकाग्र होएं। हम अपनी एकाग्रता को अपने नाभि पर लेकर जाएंगे और आते जाते श्वास को अपने नाभि पर अनुभव करेंगे कि श्वास अंदर आ रहा है, नाभि बाहर जा रहा है, श्वास बाहर निकल रहा है, नाभि अंदर जा रहा है। तो हम अपनी एकाग्रता को अपने श्वास पर ले जाएंगे, अपने नाभि पर ले जाएंगे, और आप अनुभव करेंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। देखिए, मन बहुत ही ज्यादा चंचल है। हमारा मन इतना चंचल है कि एक दिन में 60,000 थॉट्स हमारे मन में आता है। अगर एक दिन में 60,000 थॉट्स आता है तो हमारे मस्तिष्क की क्या स्थिति होगी? हमारा तनाव कितना ज्यादा बढ़ेगा। अगर एक दिन में 60,000 आता है तो 1 मिनट में कितना आएगा? 1 मिनट में कैलकुलेट कर करके 41 से 42, 41.6 है। 41 से 42 थॉट्स हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग में उत्पन्न होता है। ये साइकोलॉजिस्ट कहता है। तो हम श्वास पर जब अपनी एकाग्रता को लाते हैं तो अपने थॉट पर भी नियंत्रण पाते हैं। जब हम अपने थॉट पे नियंत्रण पाते हैं तो फिर क्या होता है? हमारी एनर्जी लेवल काफी डेवलप होती है, क्योंकि हमारे खामखा उल्टा पुल्टा थॉट्स के वजह से हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। तो हम अपनी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं अपने थॉट्स को संतुलित और नियंत्रित करने से। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम सभी बैठें
और बैठ करके आंखों को बंद कर लीजिए और आते जाते श्वास पर अपनी एकाग्रता को टिकाइए। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, नाभि को बाहर आने देंगे, पेट को फूलने देंगे, पेट को अंदर जाने देंगे। आपको याद दिलाऊं कि अगर आप अपने घर में अपने बच्चे को देखते हैं तो आपका बच्चा जब सो जाता है तो उसको देखेंगे कि जब वो श्वास भरता है तो उसका पेट ऊपर जाता है, श्वास छोड़ता है तो उसका पेट नीचे जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे ही वो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल पद्धति है कि जब हम श्वास को भरेंगे तो पेट ऊपर जाएगा, श्वास को छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। विज्ञान में उसको कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग या डायफ्रामेटिकल ब्रीदिंग। तो हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना सीखें, ज्यादा से ज्यादा श्वास को भरना सीखें। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम क्या करते हैं कि अरे हम ज्यादा श्वास भरेंगे, पेट मेरा बाहर निकल जाएगा, मेरा फिटनेस थोड़ा गड़बड़ दिखेगा। तो अपने आप को फिट रखने के चक्कर में हम अपनी श्वास की क्षमता को कम कर देते हैं, हम प्राण वायु को ग्रहण करना कम कर देते हैं, हम प्राणवान होना कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप सबसे पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, नाभि को बाहर और भीतर करें। श्वास के साथ आंखें बंद कर लीजिए और 21 बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। मैं सो और हम बोलूंगा, सो बोलूंगा, श्वास को भरेंगे, हम बोलूंगा, श्वास को छोड़ेंगे। इस रिदम के साथ 21 बार हम श्वास को लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को करेंगे। फिर आप बताएंगे कि आपके मानसिक रूप से उथल पुथल, जो मस्तिष्क में उथल पुथल हो रहा है, जो वाइब्रेशन हो रहा है, उस पर कितना फर्क पड़ा है। और शारीरिक रूप से आप बिल्कुल शांत और स्थिर अनुभव करेंगे। तो आंखें बंद। मैं सो और हम के साथ रिदम में जाऊंगा। मैं सो बोलूंगा जिस रिदम से, उसी रिदम से आप श्वास भरेंगे। हम बोलूंगा जिस रिदम से, उसी रिदम से श्वास को छोड़ेंगे। सो आपको बोलना नहीं है, आप सबों को सिर्फ अपने श्वास पे एकाग्र होनी है। मैं हम बोलूंगा, श्वास को छोड़ना है। हम सो हम सो सो हम 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 सो हम
हम सो शांत। धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। अब आप सभी अनुभव कर रहे होंगे कि आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है, शरीर स्थिर हो चुका है। मैं किन्हीं का फीडबैक सुनना चाहूंगा। क्या मन शांत हुआ है? आपका 1 मिनट पहले की जो स्थिति थी और अभी सोहम के साथ अपने श्वास को जब आपने देखना शुरू किया, जब आपने श्वास को देखना शुरू किया, उसके बाद फर्क है? बहुत फर्क। बहुत फर्क। बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारी जो मन की जो एकाग्रता है वो श्वास पर जब बन जाती है तो इधर उधर के थॉट्स नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते हैं। तो आज हमारे थॉट्स को, जब अभी हमने बोला एक दिन में 60,000 थॉट्स हमारे मन में आता है, 1 मिनट में 41 से 42 थॉट्स आता है, और श्वास की संख्या कितनी होती है? नॉर्मली 16 से 20, 16, 18, किसी का 20 जाता है श्वास 1 मिनट में। अगर हम श्वास को देखना शुरू कर दें, श्वास पर अपनी एकाग्रता को टिका दें, लंबी गहरी श्वास लेना शुरू कर दें, तो 1 मिनट में हमारा श्वास हो जाएगा 5, ज्यादा से ज्यादा 6। जब 5 से 6 होगा तो हमारा थॉट्स का लेवल क्या होगा? घट करके कितना आ जाएगा? जहां पे हमारा थॉट्स 1 मिनट में 42 है और 20 श्वास है, हम 5 श्वास 1 मिनट में श्वास पे एकाग्रता करने के बाद अगर लेते हैं तो हमारा थॉट्स का लेवल भी घट करके कितना आ जाता है? 10 बराबर हो जाता है। बराबर हो जाता है। तो हमारा थॉट का लेवल भी घट जाता है और हमारी एनर्जी लेवल स्टोरेज होती है, वो बढ़ते चली जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम अपने श्वास को जाने, अपने श्वास को पहचाने और अपने श्वास को पकड़ें। हम अपने श्वास पे नियंत्रण करना शुरू करें। आप भी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, आपकी कोशिकाएं काफी मजबूत होंगी, आप अंतःकरण से काफी मजबूत होंगे और सभी बैक्टीरियाओं से लड़ने की आपके अंदर क्षमताएं जगेगी, जागृत होगी। मन आपका शांत होगा, स्थिर होगा। अगर आप श्वास पे एकाग्रता करते हैं तो श्वास कहिए बाह्य और अंतःकरण का एक कड़ी है, एक पुल है। बाह्य जगत और अंतःकरण के जगत को जोड़ने की एक कड़ी है। हम श्वास पे जैसे ही एकाग्र होते हैं, हमारा मन, हम प्राण वायु को बाहर से ग्रहण करते हैं, अंदर की ओर लेकर के जाते हैं। और आप अनुभव करेंगे दोनों श्वास के बीच में जब हम श्वास और लेने और छोड़ने की प्रक्रिया करते हैं तो उस समय एक छोटा सा गैप आता है, नहीं तो वो गैप एक कड़ी है। तो हम सबसे पहले प्राणायाम को अच्छे से करें और प्राणायाम को अच्छे से जानें। अब देखिए, श्वास को लेना अगर आप सीख लेते हैं तो आप बैठे बैठे अपने घर में अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। किन्हीं की बीपी हाई हो, किन्हीं का ब्लड प्रेशर हाई हो, तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हम प्राणायाम करते हैं। देखिए, प्राणायाम लोग गलत तरीके से करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, जिसका दुष्परिणाम भी होता है। कई लोगों से मुझे सुनने में यह आता है कि भाई मैं प्राणायाम कर रहा हूं, कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहा हूं, मेरा बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा है। कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहा हूं, मेरे पास कई लोग आते हैं कि देखिए मैं कपालभाति लंबे समय से कर रहा हूं, मेरा किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। कोई कहता मैं कपालभाति लंबे समय से कर रहा हूं, मुझे यह समस्याएं हो रही है। देखिए, प्राणायाम जब भी आप करें
आसन जब भी करें तो एक अच्छे योग शिक्षक, योग गुरु के सानिध्य में करें। आसन और फिजिकल एक्सरसाइज दोनों में धरती और आसमान का अंतर है। आसन के साथ हम अपनी सजगता को जोड़ते हैं, हम अपने श्वास की प्रक्रिया को जोड़ते हैं, तभी वो आसन स्थिति बनता है। दूसरा, प्राणायाम को किसको क्या करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, प्राणायाम को क्या करें क्या ना करें, किस स्थिति में करें, कब करें, वह जानना जरूरी है। आज हमारे यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई प्राणायाम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब कपालभाति का मैं उदाहरण लेता हूं कि कपालभाति सभी को नहीं करना चाहिए। जिनको बैक पेन हो उनको नहीं करना चाहिए, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो उनको नहीं करना चाहिए, गर्भवती बहनें हो उनको नहीं करना चाहिए, किन्हीं का ऑपरेशन अगर 3 माह पूर्व हुआ हो तो उनको नहीं करना चाहिए। कई चीजें हैं जिनको नहीं करना चाहिए। अब प्राणायाम को अगर हम करें तो प्राणायाम हम देखते हैं कि भाई लोग अगर करते हैं तो बहुत ही जोर और शोर से करते हैं। वह सोचते हैं कि अगर हम कपालभाति या अनुलोम विलोम करें बहुत जोर शोर से तो इसका फायदा हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्या आपको भूख लगती है तो आप दोनों हाथ से खाते हैं या एक हाथ से खाते हैं? एक हाथ से ही खाते हैं, अपने दाहिने हाथ का ही उपयोग करते हैं। उसी तरह से आप शरीर को बर्बाद कर देते हैं और बर्बाद करने के बाद जब आपको योगाभ्यास करने की मतलब ललक जगती है तो आप सोचते हैं कि हम इतना ज्यादा करें कि हमें बहुत जल्दी रिजल्ट मिले, बहुत जल्दी फायदा मिले। वो फायदा के जगह हमें दुष्परिणाम दे डालता है। ठीक है, तो हम वैसा कुछ ना करें। आसन को हम कैसे करें, प्राणायाम को हम कैसे करें, मैं चाहूंगा कि बैठे बैठे थोड़ा हम आसन और प्राणायाम दोनों को करें। खड़े होकर के तो अभी नहीं करेंगे, जहां आप बैठे हुए हैं वहीं पे हम एक आसन करते हैं, 2 आसन करते हैं, फिर प्राणायाम को करते हैं और चर्चाएं भी करते चलेंगे। दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक कीजिए, हथेली को सिर पर रखिए, हथेली को पलटते हुए श्वास को भरते हुए कोहनी को सीधा कीजिए और शरीर को ऊपर की ओर तानिए। जितना तान सकते हैं तानिए, खींचिए, अपने पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो जाने दीजिए। अंगुली से लेकर पूरे कमर तक देखिए खिंचाव पड़ रहा है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हथेली को सिर पर लाइए। इसे कहते हैं बैठकर ताड़ासन करना। फिर से कीजिए, लंबी गहरी श्वास अंदर, आंखें बंद, श्वास को रोक कर रखेंगे, धीरे से श्वास को छोड़ते हुए हथेली को सिर पर लाएंगे। सभी कर रहे हैं ना? पुनः एक बार करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर। मुझे आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा आवाज भी चाहिए किन्हीं का कि भाई सभी कर रहे हैं। यस सर, डूइंग, थैंक यू। पूरा खींचिए, तानिए, रिलैक्स। ये हो गया ताड़ासन। अब देखिए बैठे बैठे हम कर लेंगे तिर्यक ताड़ासन। कोहनी को सीधा कीजिए, अंगुलियां आकाश की ओर, हथेली आकाश की ओर, छत की ओर। लंबी गहरी श्वास भरिए। श्वास को छोड़ते हुए कमर से बाईं तरफ झुकिए। श्वास को भरते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, श्वास को भरते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए हथेली को सिर पर। अब यदि हम इसको कहते हैं कि अगर हम यूं कर लें तो ये हमारा ताड़ासन नहीं हुआ, ये आपने फिजिकल एक्टिविटीज किया, अपने स्थूल शरीर के लिए किया। इसको हम मनोयोग से करेंगे तभी योग होगा, तभी योगासन होगा। लंबी गहरी श्वास भरेंगे,
श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास को छोड़ते हुए सीधा, श्वास को भरते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, श्वास को भरते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए हथेली सिर पर। 1 2 3 4 5 6। इसको हमने 6 चरण में किया। अब हाथ नीचे लाइए, हथेली को सामने ले जाइए, कोहनी सीधी, लंबी गहरी श्वास भरिए, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ। आप देखिए आपके कमर पे कितना ज्यादा खिंचाव पड़ेगा, पीठ पर कितना ज्यादा खिंचाव पड़ेगा, ट्विस्ट कीजिए। श्वास को भरते हुए सीधा सामने, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, भरते हुए सामने, हाथ नीचे। 1 2 3 4 5 6। एक बार और करेंगे थोड़ी प्रसन्नता के साथ। 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग जैसे ये आपने बैठे बैठे आसन को किया, जब भी आप थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आप इन आसनों को कीजिए। अभी आप देखिए क्या फील कर रहे हैं। आपका शरीर खुल गया, आपकी मांसपेशियां लचीली हो गई, आपके पीठ में, आपके शरीर में रक्त का प्रवाह हो रहा है, रक्त जो है सुचारू रूप से होना शुरू हो गया है, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। हम प्राणायाम जब करते हैं तो हम प्राणायाम पे चर्चा करेंगे कि भाई हम प्राणायाम करते हैं, लोग आवाज निकालते हैं। अगर हम कहते हैं कि भाई प्राणायाम कीजिए, मैं देखता हूं चलते चलते मैं कई पार्कों में देखता हूं कि लोग प्राणायाम कर रहे हैं पूरे आवाज के साथ। ये गलत है। मैं क्षमा चाहूंगा, इस तरह से प्राणायाम ना करें। जब भी आप प्राणायाम करते हैं, प्राण जोड़ आयाम अर्थात प्राण का विस्तार, प्राण का विस्तार अगर आप करेंगे, प्राण आपका लंबा तभी होगा, श्वास आपका लंबा तभी होगा जब आप आवाजें उत्पन्न नहीं करेंगे। और प्राणायाम का पूरा फायदा आपको तभी होगा जब आप घर्षण उत्पन्न नहीं करेंगे। जब आप जोर से आवाज के साथ श्वास लेते हैं तो घर्षण होता है, और जहां घर्षण होगा वहां पे टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। अगर आप किसी को बीपी का प्रॉब्लम है और वो घर्षण के साथ प्राणायाम कर रहे हैं तो उनका बीपी कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे बिना आवाज किए। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से अपने दाहिने अंगूठे को राइट नोस्ट्रिल पे रखिए और रिंग फिंगर को लेफ्ट पे, और ये 2 अंगुलियों को, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को भ्रूमध्य पे, आईब्रो सेंटर पे। अब अंगूठे से दबाकर अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद रखेंगे, ये बिल्कुल बंद रहेगा, और 1 वे हम एक ही दिशा में जाएंगे और आएंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे बिना आवाज किए। 5 बार जरा करके दिखाएंगे।
अब बाएं नासिका छिद्र को बंद कर देंगे और दाहिने नासिका छिद्र से श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। राइट वे, वन वे, राइट से भरना है, राइट से छोड़ना है। फाइव टाइम्स। देखिए आपका श्वास लंबा हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्राण शक्ति को आप ग्रहण कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को आप छोड़ रहे हैं। बिना आवाज किए 5 बार पूर्ण हो जाए, विराम देंगे। अब लेफ्ट से भरेंगे और राइट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरना है, राइट से छोड़ना है, लेफ्ट से भरना है, राइट से छोड़ना है। पांच बार, 5 टाइम्स। पांच बार हो जाए, फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। 5 बार जरा उसे भी कीजिए। बिना आवाज किए, बहुत ही शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक आप इस प्राणायाम को करें। थैंक यू। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे 5 टाइम्स। अब 5 बार पूर्ण होने के बाद हम आते हैं अनुलोम विलोम, जिसे हम कहते हैं अनुलोम विलोम, उतार और चढ़ाव। हम अनुलोम विलोम करेंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये 1 राउंड होगा। ऐसा हम 5 राउंड करेंगे बिना आवाज किए। आवाज करेंगे, श्वास आपका छोटा होगा, याद रखिएगा। बिना आवाज किए आप लंबी गहरी श्वास भरेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। पांच बार करेंगे। आप अपने जीवन में प्राणायाम को उतार लें, योगाभ्यास को उतार लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोरोना से आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोरोना रोते रोते वापस चला जाएगा, कहेगा किस योग साधक के पास मैं आ गया। इसको कीजिए अच्छे से। कोरोना खुद रोएगा, उसको रोना आ जाएगा कि मैं गलत जगह पे चला गया। शांत, थैंक यू सर, थैंक यू।
शांत। अब देखिए, हम चर्चा करेंगे कपालभाति का। आज कपालभाति हम कर रहे हैं। कपालभाति प्राणायाम के साथ साथ षटकर्म की क्रिया है, क्लीनिंग प्रोसेस है। कपालभाति हम करते कैसे हैं भाई? कपाल का अर्थ क्या होता है? कपाल किसे कहते हैं? कपाल कहते हैं ललाट को, कपाल को, ये जो भाग है इसे कपाल कहते हैं। और भाति का अर्थ क्या होता है? चमक, उद्दीपन, प्रदीप्त। अब कपाल भाति, अगर आप कपाल भाति का अभ्यास हर रोज करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके चेहरे पे वो चमक होगी कि आपको कोई क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। बिना क्रीम लगाए आपके चेहरे पे गजब का चमक होगा। और जब हम कपाल भाति करते हैं तो हम फेफड़े को पूरी तरह से खाली करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, सारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर फेंक देते हैं। आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। कपालभाति का अभ्यास हम कैसे करते हैं? कपालभाति के अभ्यास में हम श्वास को छोड़ने पर बल लगाते हैं और हमारी एकाग्रता, हमारी सजगता होती है ललाट पे, कपाल पे। हम पार्कों में जाते हैं, हम देखते क्या है कि लोग कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं और वो अपनी सजगता रखते हैं पेट पे। वो गलतियां क्या करते हैं कपालभाति में? मैं गलत तरीका पहले दिखाता हूं, सही तरीका बाद में। अगर कोई गलत कर रहे होंगे क्षमा कीजिएगा भाई, मैं किसी को ये बता नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सही तरीका क्या है, जो मैंने अपने गुरुजी से, बिहार योग विद्यालय परमहंस स्वामी निरंजनानंद जी से सीखा हूं, वो मैं आपके सामने दे रहा हूं। जब मैं पार्कों में जाता हूं तो मैं देखता क्या हूं कि लोग कपालभाति कर रहे हैं। कैसे कपालभाति कर रहे हैं? शरीर को हिला रहे हैं, चेस्ट पे पूरा प्रेशर डाल रहे हैं, चेहरे को खींच रहे हैं। भाई, भगवान ने आपको, ईश्वर ने आपको इतना सुंदर चेहरा दिया है कि आपके जैसा दूसरा कोई सुंदर है ही नहीं इस धरती पे, और आप इतने अच्छे सुंदर चेहरे को बिगाड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, शरीर को हिला रहे हैं। आप प्राणायाम कर रहे हैं, इसमें तो फेफड़े का खेल है, फेफड़ा तो अंदर है, आप उसकी क्रिया कर रहे हैं, ना कि आप मसल्स की क्रिया कर रहे हैं, हड्डी की क्रिया कर रहे हैं, ज्वाइंट्स की प्रक्रिया कर रहे हैं। पेट पे वो फोकस डालते हैं। भाई, खा करके हमने बड़े गीजा माल खा करके पेट को बढ़ा लिया, अब पेट घटाने की बारी आई तो हम पेट को पकड़ के खींच रहे हैं कपालभाति में। ये बड़ी गड़बड़ बात है। अगर आप कपालभाति गलत तरीके से करेंगे तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। कपालभाति में हम अपनी एकाग्रता को ललाट पे रखते हैं, और मैं आपको एक कागज के टुकड़े के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारा श्वास का फोर्स जो है पूरा नाक से इतना फोर्स के साथ एयर निकले कि इस पेपर को उड़ा दे। जब हम गलत तरीके से करते हैं तो उसका कहां होता है? गले पे प्रभाव पड़ता है। कहां प्रभाव पड़ता है? तो अपनी छाती पे पड़ता है, अपने हार्ट पे और प्रेशर दे रहे हैं। ये गलत है, वो हानिकारक होगा। हम फेफड़े का अभ्यास कर रहे हैं, फेफड़े को क्लीन कर रहे हैं, तो हम श्वास को भरें और श्वास को छोड़ें। श्वास को छोड़ने में वह बल लगना चाहिए कि ये कागज का टुकड़ा, मैं आपके सामने एक कागज का टुकड़ा लिया और इस कागज के टुकड़े को मैं अपने श्वास के माध्यम से उड़ाऊंगा। ये आप देखेंगे, और आवाजें कैसे होनी चाहिए वो आप सुनेंगे।
तो ये हम करते हैं कपालभाति में। इस तरह से कपालभाति होना चाहिए। ना चेहरे को भींचना चाहिए, ना शरीर को रौंदना चाहिए। हम हंसते खिलते मुस्कुराते हुए प्रसन्नता पूर्वक हम क्लीनिंग प्रोसेस करें। जितना ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को आप निकालेंगे, उतना ही ज्यादा प्राण शक्ति को ग्रहण करेंगे, आप प्योरीफाई होंगे और वह शुद्ध प्राण शक्ति आपके सेल्स तक पहुंचेगा और आपके सेल्स को काफी मजबूत करेगा। आपकी इम्यून सिस्टम काफी बूस्ट होएगी, डेवलप होएगी और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ जाएगी तो सामने से आने वाले कोरोना को हरा करके भेज देगी। ठीक है, तो आप आसन श्वास के साथ, सजगता के साथ आसन का अभ्यास करें। प्राणायाम को सजगता पूर्वक सही से अगर आप करते हैं तो विश्वास मैं दिलाता हूं कि आप स्वस्थ रहेंगे। अपने जी सभी लोग कपालभाति का थोड़ा सीखना चाहते हैं, आप अगर बता पाए यहाँ पे किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप करें। जी 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 बिल्कुल। कपालभाति में हम करते क्या हैं, सबसे पहले देखिए सर्दी और खांसी को मिला के बन जाता है कपालभाति। सर्दी और खांसी को मिला के बन जाता है कपालभाति। अभी मेडिकल में कह रहा है कि भाई किसी को सर्दी और खांसी हो गया तो कोरोना नहीं, तो कोरोना नहीं, यहां कपालभाति। हम सर्दी और खांसी को मिला के करेंगे कपालभाति। देखिए वो कैसे। जब आपको सर्दी होती है तो आप नाक को कैसे साफ करते हैं, है ना, ऐसे करते हैं क्या? बिल्कुल रिकॉर्ड कीजिए सर। जब सर्दी होती है तो नाक को हम कैसे साफ करते हैं, और खांसी होती है तो हम खांसते हैं। और आप खांसिए और अपने हथेली को नाभि पे रखिए, देखिए ऑटोमेटिक आपका पेट अंदर जाएगा। पेट अंदर जाता है क्या, कोई बोलेंगे? मुझे जी जी पेट अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है पेट, अंदर जा रहा है पेट। अंदर जा कपालभाति, बिल्कुल बिल्कुल मैंने सुन लिया। कपालभाति में जब आप श्वास को छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक पेट अंदर जाता है, क्योंकि आपके फेफड़े पूरी तरह से खाली होते हैं और डायफ्राम अप होता है और पेट की मांसपेशियां अंदर जाती है। ठीक है, तो यह स्वाभाविक गुण है कि जब आप बलपूर्वक श्वास को छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। आपने खांसा तो पेट अंदर गया, सर्दी हुई नाक को साफ किया तो आवाज आपने देखा, तो सर्दी और खांसी को मिला दिया तो बन जाएगा कपालभाति। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? हाँ जी क्लियर, यस क्लियर हो गया? बहुत अच्छा समझाया। हाँ जी, तो सर्दी और खांसी को मिला दिया, हो गया कपालभाति। और अच्छा हो गया। तो आप इसको अच्छे से करें। आप यह जान लीजिए कि अगर आप कपालभाति अच्छे से करते हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह से क्लीन रखते हैं। जैसे ही आप अपने आप को क्लीन रखेंगे, आपके अंदर प्राण शक्ति उतनी ही ज्यादा सेल्स तक पहुंचेगी, एनर्जी उतनी ही ज्यादा सेल्स तक पहुंचेगी और आपका सेल्स उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। और आप किसी भी, चाहे किसी का सेना हो, कोरोना का सेना हो या किसी का सेना हो, किसी से भी लड़ने में आप सक्षम होंगे और उसको रुला के भगा देंगे। तो
समय हो गया है। आज सूर्य ग्रहण भी है। मैं चाहूंगा इस सभी जो परेशान है कोरोना काल में, हम सभी महामृत्युंजय मंत्र का जप करें 5 बार। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं 5 मल्टीप्लाई उतना हो जाएगा। सर आपसे एक सवाल पूछना था, अगर आप परमिशन दे तो। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। सर मैं डॉक्टर ज्ञान प्रताप सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, नमस्कार। आपको पहले सर, मेरा प्रणाम। नमस्ते सर, आपको भी प्रणाम मेरा। सर ये मैं पूछना चाहता कि अगर किसी को हार्मोनल डिसऑर्डर हो तो उसके लिए कौन सा व्यायाम किया जाए? देखिए सर, और अगर किसी की प्रेगनेंसी जो, सर एक और पर्सनल क्वेश्चन कि हाँ, सर हाँ। अगर कोई मतलब मिसकैरेज बार बार हो रहा हो तो क्या उसके लिए भी कोई व्यायाम है? क्या फिर से बोलेंगे सर? मैं इसको सुन। अगर बार बार किसी फीमेल को मिसकैरेज हो रहा हो तो हाँ, हाँ, उसके लिए हाँ। कोई व्यायाम है क्या? जी हाँ, बिल्कुल तो है बताइए, सर। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए सर। उसके लिए एक पद्धति है सर। उस चीज के लिए उसके लिए एक पद्धति है। थोड़ा लंबे समय तक, चूंकि हमारे पास कई लोग ऐसे हुए हैं। देखिए, हमने गुजरात में काफी काम किया और आप सबों के प्रेम और आशीर्वाद से मैंने गुजरात में कम से कम 10 लाख से ज्यादा लोगों को योग की ट्रेनिंग दिया हूं। हॉस्पिटल के साथ, अच्छे अच्छे डॉक्टर के साथ जुड़ करके हमने काम किया। प्रेग्नेंट वुमेन पे हमने काम किया। तो काफी इसका योग का प्रभाव पड़ता है। अगर यह क्वेश्चन है, ये एक लंबा विषय होगा सर, कि अगर हम एक आसन बताएं, क्योंकि वह एक चिकित्सा, योग चिकित्सा के रूप में जाएगा। उनकी स्थिति क्या है, ठीक है? उनकी स्थिति को देखते हुए उनको हम आसन बताएंगे, प्राणायाम बताएंगे। तो सर आपसे संपर्क कैसे हो सकता है? मेरा नंबर है सर, मोबाइल नंबर या कुछ और? जी जी जी, चैट बॉक्स क्या डाला सकता है? मेरा नंबर मैं बोल रहा हूं, मुझे उतना यूज करने तो नहीं आता है सर जूम। मैं इस मामले में बहुत पीछे हूं, सोशल मीडिया या मीडिया से बहुत ज्यादा दूर हूं। तो सर नंबर बोलिए। जी सर, 99 99 10 10 86 86 91 91 76। सर ठीक है, मैं आपसे संपर्क करता हूं सर। जी जी, और ईश्वर की कृपा से जरूर। सर थैंक यू सर, सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, एक हाँ जी। मुझे डाउट है कि जब भी हम योगा करते हैं, मैं पिछले 20 ईयर से योगा कर रही हूँ, लेकिन जी एक मुझे डाउट है कि कई वीडियोस में या कहीं ये कहा जाता है कि हमेशा जो भी आसन या जो भी क्रिया करनी है उसको दाएं तरफ से शुरू करें। क्या ये जरूरी है? जी नहीं। देखिए, अगर कहा जाए, दाएं इसलिए कहते हैं, आप यह जान लीजिए कि हमारे यहाँ पुरुष प्रधान शुरू से माना गया है ना, और दाएं अंग को हमेशा शुद्ध माना गया, शुभ माना गया। कि किसी भी कार्य को अगर हम दाहिने हाथ से, हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, किस हाथ से करते हैं, बाएं से या दाएं से? हाँ, राइट से करते हैं। राइट से करते हैं। तो दाएं को शुभ माना गया, शुभ मान करके हम अध्यात्म के रूप में कहते हैं कि शुभ मान करके हम उसको शुरू करते हैं, ठीक है? दूसरा क्या है कि हमारे अंदर ईड़ा और पिंगला, सूर्य और चंद्र हमारे अंदर है। जी जी जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, जी। अगर हम आसन का अभ्यास करते हैं तो वो फिजिकल लेवल पे आ गया है ना। हाँ जी। तो कभी भी हम थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, या आप दौड़ेंगे, आप योगाभ्यास करेंगे, आपकी राइट स्वर यानी सूर्य नाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। ओके। तो सूर्य नाड़ी से स्टार्ट करना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये बहुत सिंपल सी बात है कि हम शुभ कार्य कर रहे हैं, पवित्र कार्य कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, और हमारी नासिका छिद्र दाहिनी चलनी शुरू हो जाती है, सूर्य नाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। सूर्य किसका द्योतक है? उष्णता का, गर्माहट का, ऊर्जा का, जी है ना। तो आप ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए यह कर रहे हैं ना। जी जी जी। इसे आप कीजिए सर, आप बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने डाउट्स क्लियर हुए हैं जो बहुत सालों से थे, वो आज क्लियर हो गए हैं। क्या मैं सर महामृत्युंजय मंत्र सुना सकती हूँ?
गाकर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 5 बार सभी लोग आपके साथ करेंगे। मैं चाहूंगा कि 5 टाइम्स आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। आज सूर्य ग्रहण है, जी। साथ ही इस कोरोना महामारी से संपूर्ण ब्रह्मांड के, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए हम सभी एक साथ 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे, सबों की रक्षा के लिए। मुकेश सर, जी जी, कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, इसके बाद हम मंत्र का जाप करके फिर उससे खत्म कर लेंगे। जी जी जी। सर, ये एक भारती मैम है, ये पूछ रही हैं विच आसन इज रिकमेंडेड एंड विच वन इज नॉट सुटेबल फॉर पीपल विद हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन वाले को कौन सा आसन करना चाहिए और कौन सा नहीं? देखिए, आसन हर इंसान की शारीरिक क्षमता पर करना चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, हाइपरटेंशन है, हम उनको सूर्य नमस्कार भी करवाते हैं। ठीक है, सूर्य नमस्कार हमारे कहते हैं, एक बात सुन लीजिए, जैसी मुद्रा वैसा भाव, जैसी मुद्रा वैसा भाव, जैसा भाव वैसा स्राव। स्राव मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन्स का स्राव करता है, वैसा स्राव। और जैसा स्राव वैसा स्वभाव, जैसा स्वभाव वैसा व्यवहार, और जैसा व्यवहार वैसा परिणाम, है ना। तो हम अपनी मुद्राओं को अच्छे से बनाएं। हाइपरटेंशन वाले, हाइपरटेंशन वो कहां से हुए हैं, शरीर से हुए हैं या मन से हुए हैं? किसी को भी हाइपरटेंशन की समस्या है तो वो समस्या कहां से है? मन से। शारीरिक रूप से हम बीमार मात्र 25% होते हैं, मानसिक रूप से हम बीमार 75% होते हैं। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें जो हमारे समस्त एंडोक्राइन ग्लैंड को सुदृढ़ और स्वस्थ बनाएगा, संतुलित बनाएगा। उनको हम एक क्रिया नहीं करवाते हैं विशेष रूप से। जब गर्दन की क्रिया होती है तो उनको गर्दन की क्रियाएं नहीं करवानी चाहिए पीछे ले जाकर, ये गोल नहीं घुमाना चाहिए। अगर वो गोल घुमाएंगे तो उनमें ज्यादा भय होता है कि चक्कर आ जाए। चक्कर आने के बाद वो गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। जो जैसे फलों का राजा आम है, वैसे आसनों का राजा सूर्य नमस्कार है, जो हमारे सिर से लेकर के पैर के अंगुली तक प्रभाव डालता है, पूरे मांसपेशियों पे, अंतःस्रावी ग्रंथियों पे, सारे बोन्स पे, सारे नर्व्स पे। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास नित्य करें, प्राणायाम करें, कुछ आसन, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन का अभ्यास डेली करें। पेट आपका साफ रहे, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, गुनगुना पानी पिएं। पानी ज्यादा पिएंगे, पेट आपका साफ रहेगा, पेट साफ, बीमारी साफ। सर, मैं सूर्य नमस्कार जो आसन है वो 40 मिनट तक करती हूँ हर दिन। ठीक है, ठीक है। जो 12 क्रियाएं हैं उन पे पूरा वक्त लगाकर 40 मिनट तक करती हूँ, तो उससे लगता है कि पूरा सिर से लेकर पाँव के जो अंगूठे का एक नाखून है वहां तक इफेक्ट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास नित्य करें। वो एक सभी आसनों का इस तरह से सम्मिश्रण है कि आपके शरीर के हर अंग पे इसका प्रभाव पड़ जा रहा है, आपके समस्त मांसपेशियों पर इसका प्रभाव पड़ जा रहा है। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। अब उनकी क्षमता क्या है? अब सूर्य नमस्कार उनको धीरे धीरे करना चाहिए, द्रुत गति से फास्ट नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे करें। जी नमस्ते सुमिता जी। प्राणायाम में उनको भस्त्रिका ना कराएं, ध्यान रखेंगे। प्राणायाम में उनको भस्त्रिका नहीं कराएंगे, वैसा प्राणायाम नहीं कराएंगे जिससे कि टेम्परेचर लेवल हाई हो। अगर उनको प्राणायाम चाहिए तो एक अच्छे योग गुरु के सानिध्य में उसको बताइए, उनको करवाइए, उनका एक पैकेज ले लीजिए कि हमको ये करना है, एक बार सीख लीजिए।
सर जी एक सवाल है बबीता मैम का कि जी बबीता सूर्य जी। नमस्कार हम कितनी बार कर सकते हैं और क्या उसकी हमें स्पीड रखनी चाहिए? जी देखिए, सूर्य नमस्कार को अगर आप शुरू कर रहे हैं, शुरुआती दौर में हैं, तो 2 राउंड से शुरू कीजिए। हम लोग 108 राउंड करते थे। शारीरिक क्षमता को डेवलप कीजिए। जैसे जैसे आपकी शारीरिक क्षमता डेवलप होती है, आप उसको कीजिए, बढ़ाइए और 108 राउंड तक जाइए। अब सूर्य नमस्कार को सिर्फ शारीरिक स्तर पे मत लीजिए, सूर्य नमस्कार के साथ श्वास को जोड़िए, सूर्य नमस्कार के साथ मन को जोड़िए, सूर्य नमस्कार के साथ मंत्र को जोड़िए, सूर्य नमस्कार के साथ चक्र को जोड़िए और यहां तक आप जाएंगे कि सूर्य नमस्कार के साथ आप मेडिटेशन कर लेंगे। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, रिदम आप क्या बनाएंगे आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार। अगर मैं आपको एक रिदम बता दूं कि इसी रिदम में करना है, आपका शरीर तैयार नहीं है तो वो संभव नहीं है। हमेशा याद रखिए कि आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही किसी भी अभ्यास को करेंगे और अपनी शारीरिक क्षमता सिर्फ और सिर्फ आप जान सकते हैं। सर जैसे कईयों को होता है ना फ्लेक्सिबिलिटी तो कई मोटे लोग होते हैं उनमें भी बड़ी होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी रियल में फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मीनिंग है जो होनी चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, जो एक्चुअल में हमें परसू करना चाहिए और वो हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे अगर हम 1-2 दिन 3 दिन 10 दिन बंद कर देते हैं एक्सरसाइज करना तो वो स्टिफ हो जाती है बॉडी, तो दोबारा उस लेवल पे लाने के लिए बहुत मुश्किल है। और लेकिन मैंने कईयों को देखा कि जैसे बहुत फैटी और ग्लटन लोग हैं उनके अंदर भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन वो उनका पेट बड़ा होता है, वो कम नहीं होती उनकी वो जो सारी फिगर है वो ठीक नहीं होती। तो ये तो क्यों होता है? वो अंदर गीजा माल भरा पड़ा हुआ है और उस चीज पे फोकस नहीं डालते हैं, ठीक है। जिनका पेट बड़ा, देखिए मेरा स्वभाव है थोड़ा हंसते बोलते बात करने का। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे बोन में तो होती नहीं, हमारे मांसपेशियों में होती है। स्टिफनेस कहाँ होता है? हमारे मांसपेशियों में होती है ना, हमारे मांसपेशियों में होती है। जी जी। तो मांसपेशियां जिनकी लचीली है वो मोटे लोगों का भी हो सकता है, वो पतले लोगों का भी हो सकता है। और जब आपकी मांसपेशियां लचीली होगी तो आपके नर्व जो हैं क्या होंगे? खुले रहेंगे, उस पर दबाव नहीं होगा। और जब नर्व खुले रहेंगे तो उसमें ब्लड का फ्लो, ब्लड का सर्कुलेशन सुचारू रूप से होता रहेगा, चलता रहेगा। और आपके पूरे शरीर में प्राण वायु, प्राण शक्ति सही रूप से प्रवाहित होती रहेगी। आपका बॉडी एनर्जेटिक बना रहेगा। जिम करने वाले हैं, पूरा बॉडी बिल्डर है, ठीक है। आप उनसे कहिए जरा सा हाथ को पीछे करके कान पकड़ लीजिए, नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और अंत में उनकी स्थिति यह होती है कि ज्वाइंट पेन उनको होना शुरू हो जाता है। जी जी जी। जब वो छोड़ देते हैं, क्यों? मसल्स स्टिफ रहता है, नर्व आपका खुला नहीं है, वो दबाव में फंस जाता है, उस पर दबाव पड़ता है, ब्लड का सर्कुलेशन सही रूप से होता नहीं है। तो पता चलेगा कि जब ब्लड पहुंच नहीं रहा है, जिस अंग में रक्त का संचार ना हो वह अंग आपका समाप्त है, स्टिफ हो जाएगा, नहीं समाप्त हो जाएगा, वह अंग काम नहीं करेगा अच्छे से। जी जी जी। सर मेरे मम्मा के नीज हैं वो बहुत खराब हो चुके हैं। डॉक्टर आंचल अरोड़ा, आप सर से बाद में पूछ लेंगे, और भी बहुत सारे सवाल हैं। जी जी जी। थैंक यू सर। एक और 2 सवाल बस मैं और ले रही हूँ। हाँ लीजिए। काफी लोग जानना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा क्या कोई एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसपे हमें करना चाहिए आसन? देखिए भौतिक युग में, आर्थिक युग में सब लोग परेशान हैं अपने अपने काम में, है ना। सब लोग तनावित हैं। तनाव भी कई तरह का होता है, सकारात्मक तनाव, नकारात्मक तनाव और व्यर्थ तनाव, वेस्टेज जो होता है, व्यर्थ तनाव, और एक नेसेसरी तनाव। तो नेसेसरी जो मतलब क्या कहते हैं,
आवश्यकता अनुसार तनाव लेते हैं, काम के लिए हम दौड़ते हैं, हम काम के लिए ऑफिस जाते हैं, हमको सुबह ऑफिस जाना है। सुन पा रहे हैं? हाँ सर। हाँ, ऑफिस जाना है, हमारे पास समय नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसका पर्टिकुलर अगर आपके पास समय है तो प्रातःकालीन बेला में आप कीजिए, अति सुंदर है, क्योंकि जब आप जगते हैं तो आपका मन शांत रहता है, स्थिर रहता है। और याद रखिएगा एक चीज और जो कभी हमको सुनने में नहीं आया है, मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप योगाभ्यास कीजिए, पहले योगाभ्यास करने से पहले स्नान कर लीजिए, बाथरूम जाइए, सोकर जगिए, पानी पीजिए, शौच कीजिए, शौच निवृत्ति होकर के ब्रश करके आप स्नान कर लीजिए। जैसे आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं वैसे ही आप योगाभ्यास का कीजिए। जैसे ही आप अपने शरीर के ऊपर, सिर के ऊपर जल को ढारते हैं, डालते हैं, आपकी जो पूरी रात में सोए रहते हैं, आपकी नसें अकड़ी रहती है, मांसपेशियां अकड़ी रहती है, सर पे जल डालने से ही सारे के सारे खुल जाते हैं। तो आसन का लाभ जो 100 यहां पे आपको 100% मिलता है स्नान करके, आसन करने के बाद। स्नान से पहले सारे लोग करते हैं, आसन कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं स्नान करते हैं। मैं कहता हूं पहले स्नान कीजिए फिर आसन कीजिए। सुबह में अगर आप आसन करें अच्छी बात है, शाम को कर सकें अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकें इन दोनों समय में से तो भोजन के 3.5 घंटे के बाद कभी भी आप करें, क्योंकि 3.5 घंटे में आपका जो है पाचन तंत्र खाली हो जाता है। भोजन के 3.5 घंटे के बाद आप कभी भी चुन लीजिए समय और उसको कीजिए। डिपेंड करता है कि आपको समय कब है। सर कुछ पूछना चाहूंगी। जरूर पूछिए। सर मुझे ये बताएं कि प्रतिदिन के योगाभ्यास में ऐसे कौन कौन से योगा करने चाहिए जो कि कम समय में भी हो जाए और ज्यादा इफेक्टिव भी हो कुछ सर, क्योंकि आपको पता है सर भाग दौड़ की जिंदगी है, तो थोड़ा जो शरीर को स्वस्थ भी रखे। मैं आपको इतना बताऊं कि आप सूर्य नमस्कार को पकड़ लीजिए। सूर्य नमस्कार, सुबह जगें, पानी पीने की आदत डाल लीजिए। देखिए हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है। सुबह जगें, पानी पीजिए और 3 आसन को कीजिए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। ठीक है? जी। इन 3 आसनों को बिस्तर से उतरकर पानी पिए और इसको करें। उसके बाद शौच जाए। शौच निवृत्ति से आकर के सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। लंबी गहरी श्वास भरें, प्राणायाम के लिए तैयार रहें। लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, कपालभाति का अभ्यास करें और भ्रामरी का अभ्यास करें। भ्रामरी प्राणायाम को अपने दिनचर्या में जरूर जोड़ें, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि लोग शरीर से बीमार कम, मन से बीमार ज्यादा पड़ता है और हमारे मन में उथल पुथल बहुत ज्यादा है। तो इस उथल पुथल को शांत करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। रात में नींद नहीं आती है, सोने से पहले भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए, आपको अच्छी नींद आएगी। तो सूर्य नमस्कार को अपने जीवन में उतार लीजिए। 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, जितना समय हो, क्योंकि एक राउंड को करने में मुश्किल से 30 सेकंड लगता है। सर आप एक बार सूर्य नमस्कार प्लीज डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए। जरूर। कहते हैं कि सूर्य नमस्कार भगवान सूर्य देव कैसे हैं ये बताएंगे। गोल हैं, चौड़े हैं, लंबे हैं, हट्ठे कट्ठे पहलवान हैं। कैसे हैं सूर्य देव जी? उनकी आकृति क्या है? गोल है। अगर कोई आपको मसाज देता है, आपको सहलाता है, तो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? आपके घर में आपके बच्चे आपको अगर सहलाता है तो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? अच्छा। तो
कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान सूर्य देव हैं, हाँ। हम सूर्य देव को सहलाने का, हमारे अंदर जो भावनाएं जगनी चाहिए कि हम भगवान सूर्य देव को सहला रहे हैं, है ना। हम सबसे पहले हाथ को नीचे लाते हैं प्रणाम की स्थिति में, श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर ले गए। अब भगवान सूर्य देव को हम सहला रहे हैं और अंजलि नुमा हम हथेली को बनाते हैं, दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं, प्रणाम की स्थिति में लाते हैं। हमारा जो अंगूठा का पहला ये जो पोर है, देख पा रहा है, यह जो भाग है जोड़, इसको हम हृदय पटल पे रखेंगे, दोनों अंगूठे को छाती के बीच में जो गड्ढे का स्थान है वहां पे रखेंगे। लोग प्रणाम ऐसे भी करते हैं, ये गलत स्थिति है। प्रणाम की स्थिति ये हो, ठीक है। तो श्वास को भरते हुए, जैसे फूल की पंखुड़ियां जब भगवान सूर्य देव उदित होते हैं तो पुष्प की पंखुड़ियां क्या होती है, खिलती है या सिकुड़ती है? खिलती है। तो हमने पुष्प की पंखुड़ियों को खोलते हुए दोनों हाथों को ऊपर किया, ठीक है। दोनों हाथों को ऊपर किया, दोनों बाह कान के बगल में रहे। लोग गलती कर बैठते हैं कि हाथ को पीछे ले गया, सिर सीधा है। दोनों बाह कान के बगल में, शरीर को ऊपर और थोड़ा पीछे की ओर तानते हैं। श्वास को अंदर भरे हुए हैं। 3, श्वास को छोड़ते हुए कमर से सामने झुकते हैं। 4, नहीं देख पा रहे हैं लगता है, अब देख पा रहे हैं क्या? 4, 5, 8 जमीन पर। 6, इसे अष्टांग नमस्कार कहते हैं, 8 अंगों से नमस्कार। घुटने को जमीन पे लाएंगे, छाती को जमीन पे लाएंगे, ठुड्डी को जमीन पे लाएंगे। 7, शरीर को आगे की ओर खींचते हुए भुजंगासन। 8, पर्वतासन। 9, जिस पैर को हमने पहले आगे रखा था उसी पैर को आगे लाएंगे, अश्व संचालन आसन। 10, पाद हस्तासन। 11, हस्त उत्तान आसन। 12, भगवान सूर्य देव से जो भी ऊर्जाएं प्राप्त करते हैं उसको हम ग्रहण करेंगे, हाथों से हृदय से हृदयंगम करेंगे। तो ये हमारा सूर्य नमस्कार का था। सर हेलो। जी बोलिए। मैं सभी पार्टिसिपेंट से माफी मांगूंगी कि हम और अभी प्रश्न नहीं ले सकेंगे। हाँ। तो आप मंत्र से अपना सेशन अंत कीजिए सर, एंड आप अपना प्लीज कांटेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए ताकि लोग आपसे पर्सनली कांटेक्ट कर लें। जी। मेरा नंबर जिनको लिखना चाहे वो लिख लेंगे, 99 10 86 9176। किसी भी प्रकार की आपको लगे कि जानकारी लेनी है योग से संबंधित, आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपको मैं जवाब दूं, आपको जवाब से संतुष्ट करूं और सही दिशा बता सकूं जो मैं सीखा हूं, जो हमें गुरुदेव के द्वारा मिला है।
उस चीज को मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो आज यहीं पे हम लोग, गीता जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। गार्गी कॉलेज के प्राचार्य महोदया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सेवा करने का एक मौका दिया। साथ ही जितने भी साधक यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सभी को हृदय से मेरा प्रणाम, नमस्कार स्वीकार हो। हम आपके आभारी हैं कि आपने मुझे 1 घंटे तक झेला। आप सभी हमसे भारी हैं। हम आपके आभारी हैं और आप सभी हमसे भारी हैं, है ना? और कहते हैं अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो एक चीज को याद रखिएगा। कहते हैं खाने को आधा करो, खाने को आधा करो, पीने को करो 2 गुना। क्या पीने को? अभी हमने बोला था घी नहीं पीना है, पानी पीना है। पीने को करो 2 गुना, घूमने को करो 3 गुना, और हंसने को करो 4 गुना। याद है तो आबाद है और भूल गए तो बर्बाद है। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, परिवार को स्वस्थ रखें। मेरी यही मंगल भावना है, मंगल कामना है। महामृत्युंजय मंत्र का जप जो बहन बोली थी वो करेंगे जरा। हाँ जी, गीता जी, जी आपसे जी आग्रह है कि उनको लिया जाए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्योर्मोक्षीयमामृता। 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 थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। आज हमारे तरफ से यहीं पे हम विराम करेंगे और मैं सबों से पहले क्षमा चाहूंगा। बहुत ही दिल के अंतःकरण से, हृदय के अंतःकरण से मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि टेक्निकल प्रॉब्लम होने के वजह से आप सबों का कुछ देर के लिए समय हमने बर्बाद किया। इसके लिए मैं हृदय से माफी मांगूंगा। क्षमा कर देंगे, क्षमा कर दीजिए। और अगर हमसे कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए हम क्षमा याचक हैं। ओम शांति, ओम मंगलम। थैंक यू सर। तो हम अपना सेशन यहीं पे अंत करते हैं। अनुज।
Anuj. Yeah. Now, just a formal vote of thanks. It's my privilege to propose a formal vote of thanks on this special event. On behalf of Gargi College, I extend a very heartfelt vote of thanks to Mukesh sir, who took out valuable time for this webinar. Thank you, sir, for the excellent presentation. My deep sense of appreciation to our Honorable Principal, Dr. Pramila Kumar, for her constant support and encouragement throughout the webinar. Thank you so much, ma'am. I would like to thank faculty members of Chemistry Department for their valuable inputs time to time. I extend my thanks to Mr. Anuj Bhardwaj for all the technical support. Last but not the least, my sincere gratitude to all the participants who attend this webinar. We would like to thank every participant for making this event a success. Have a nice day, keep practicing yoga and stay fit. And have a cup of tea at your home. Thank you so much. Thank you, sir. थैंक यू गीता जी, थैंक यू। हम लोग फीडबैक लिंक शेयर कर दिया है, आप सबसे प्लीज इसको फिल कर दीजिए एंड वी विल ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट द सर्टिफिकेट विद इन अ वीक। रिकॉर्डिंग सब अवेलेबल करा देंगे, सर का नंबर शेयर कर दिया है। वो सभी जिनके सवाल रह गए हैं उनसे बहुत बहुत माफी। All are requested to ask the questions from sir. Thank you everybody. Thank you sir.